हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखी थी, जिसमें हमने कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल देखी थी। अब हम उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट कुछ साइकिल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट साइकिल है वो है मीथेन की साइकिल। तो मीथेन क्या है? बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसका सोर्स और इसका सिंक पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो बड़ी बड़ी गैसेस हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में या कार्बन की साइकिल देखी थी अपने लास्ट लेक्चर में। अब हम इसमें मीथेन की देख रहे हैं। मीथेन के बारे में खास बात क्या है कि इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो एक छोटा होता है CO2 के कंपैरिजन में। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में छोटा है। इसका कितना होता है? लगभग 10 से 20 साल का। 1 to 2 डिकेड्स कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये किस चीज़ में और कंट्रीब्यूट करती है? ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन में। तो आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है इसके अराउंड एक ओजोन लेयर होती है। हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर हमारे लिए बेनिफिट करती है डेफिनेटली। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ये हमारी लेयर है ये तो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेस को सन से नहीं आने देती। लेकिन जब ये यही ओजोन ग्राउंड लेवल पे बन जाए, नीचे एकदम क्रस्ट में, सरफेस में, तो ये एक पॉल्यूटेंट के रूप में होती है। तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? मीथेन की हेल्प से। तो चलिए अब हम लोग इसके सोर्सेज और सिंक देख लेते हैं। तो इसके नेचुरल सोर्स पहले देख लेते हैं, फिर आर्टिफिशियल भी देख लेंगे और इसके उसके बाद इसके सिंक भी देख लेंगे। तो नेचुरल सोर्स का बेसिकली रूल क्या है? मैं एक सिंपल सा रूल है कि जहाँ जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है बायोलॉजिकल मैटर का, वहाँ वहाँ से मीथेन रिलीज होगी ही। कहीं कहीं पे बायोलॉजिकल मैटर में सब आ जाता है, जैसे प्लांट्स हैं, लीफ, एनिमल्स। जहाँ जहाँ पे ये डिकम्पोज होते रहते हैं वहाँ से मीथेन एमिट होगी ही। उसके अलावा कहाँ से एमिट होती है? वेटलैंड से हमारे एमिट होती है, ओशियन से एमिट होती है। और जो टर्माइट्स हैं हमारे दीमक, उनकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, मतलब उनका खाना पचाने की जो प्रोसेस है, उससे भी मीथेन हमारी रिलीज़ होती है। तो अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो वेटलैंड में कैसे रिलीज़ होती है? तो वेटलैंड में बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। सो बेसिकली क्या होता है? मिथेनोजेंस जब अपना खाना खाते हैं, जब उनका जो पेट में पाचन होता है, तो उसमें बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है मीथेन। मीथेन, राइट। तो उनके खाने को पचाने वाली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनकी, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म की, उसमें मीथेन एमिट होती है। और ये प्रोसेस होती किस में है? हाइपॉक्सिक कंडीशन में, लो ऑक्सीजन की कंडीशन में। तो एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि मीथेन जहाँ जहाँ पे एमिट होती है, यूजुअली ऐसी लो ऑक्सीजन वाली कंडीशन फेवरेबल है इन बैक्टीरियाज के लिए, जहाँ पे वो सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोटिक आर्किया बैक्टीरिया। तो अभी जैसे मैंने बताया कि वेटलैंड्स एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? हाइपॉक्सिक कंडीशन। हाइपॉक्सिक कंडीशन मतलब लेस ऑक्सीजन। तो उससे ये जो मिथेनोजेंस है हमारे, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको सर्वाइव करने में हेल्प होती है। और जो हमारी 80% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशंस हैं ये भी नेचुरल सोर्सेज से ही आते हैं। नेचुरल सोर्सेज मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है और हाइपॉक्सिक कंडीशन में हो रहा है। फिर इसके बाद टर्माइट्स, जो हमारे दीमक हैं घर में, दीमक। तो दीमक जो हमारे वुड में लगा होता है, हमारे कभी कभी गेट्स में लग जाता है, हम घरों में बहुत परेशान रहते हैं इनसे। तो इनके जो पाचन है इनके गट में, वहाँ से भी प्रोड्यूस होती है मीथेन। तो ये एनारोबिक कंडीशन में इनका जो गट है वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, उनकी नेचुरल डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये। तो उसके कारण क्या होती है? मीथेन हमारी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी देखिए एनारोबिक कंडीशन ही है, लेस ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन कम रहे तो ज़्यादा इस तरीके के बैक्टीरिया और जो हमारे टर्माइट्स हैं यहाँ से ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो हमारा सोर्स है वो है ओशियन का। सो ओशियन के बारे में हमें ज़्यादा पता तो है नहीं अभी, हर जगह स्टडी सारे सोर्सेज की हो नहीं पाई है। लेकिन जो दो अभी कंफर्म सोर्सेज हैं ओशियन के, वो हैं
जो डाइजेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में जू प्लैंकटन और फिशेस के अंदर, उससे ओशियन से मीथेन निकलती है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल सोर्सेज थे मीथेन एमिशन के। अब हम आगे चलते हैं। सो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मीथेन हाइड्रेट्स का। तो मीथेन हाइड्रेट्स क्या हैं? इनको क्लैथरेट्स भी कहा जाता है। तो ये हैं क्या? सो बेसिकली एक थिन क्रिस्टलाइन आइस है। थिन क्रिस्टलाइन आइस ये लेयर्स में बनती है, ऐसे ऐसे कई लेयर्स में बनेगी। सो बेसिकली होता क्या है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं बनने के लिए? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये दोनों कंडीशन कहाँ मिलती है? डीप इन ओशियन। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं ये सिर्फ ओशियन के नीचे मिलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? परमाफ्रॉस्ट में। परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट इज बेसिकली जो फ्रोजन सॉइल है हमारी, उसमें जो नीचे दबे होते हैं उसमें भी ये बन जाते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? जो हमारे वाटर है, जब मीथेन ऐसे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में पानी के साथ मिलती है तो वो क्रिस्टलाइन आइस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसमें होता क्या है, जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। तो सो बेसिकली पूरा कहने का मतलब ये है कि जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन ट्रैप्ड है। मीथेन यहाँ ट्रैप्ड है। तो इसीलिए जब तक ये मीथेन हाइड्रेट सुरक्षित हैं, मतलब इनमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, जब तक ये मीथेन कैप्चर्ड रहेगी तब तक हम काइंड ऑफ सेफ हैं। अगर ये किसी तरीके से डिस्टर्ब हुए या टूट गए या डिस्ट्रॉय हो गए तो उससे होगा क्या? ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन हर जगह ओशियन से निकलेगी और एटमॉस्फेयर में ऐड जाएगी। उससे क्या होगा? एक ह्यूज वार्मिंग आएगी विच कैन लीड टू मास एक्सटिंक्शन। किसका? एनिमल और प्लांट स्पीसीज़ का। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी वही सब देख लेते हैं कि मीथेन कैसे एक्यूमुलेट होती है। यहाँ पे आइस के नीचे आपको मिल जाएगी ऐसे कैप्चर्ड। फिर लेयर्स में जो हमारे हाइड्रेट्स हैं मीथेन के, वहाँ पे भी मिलती है ऐसे। तो ये लेयर्स बनी हुई हैं। यहाँ परमाफ्रॉस्ट है, सॉइल है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्स जो अभी तक हमने देखे वही इस फोटो में बने हुए हैं। इसके बाद एक हमारा एक्सटिंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पता होगा कि हमारी हिस्ट्री में, अर्थ की हिस्ट्री में 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, राइट? और ऐसा कहा भी जाता है कि 6th वाला जो एक्सटिंक्शन मेजर चल रहा है वो अभी ऑन गोइंग है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, एंथ्रोपोजन जिसे हम बोलते हैं, राइट? तो उसी में ये हमारा थर्ड जो मास एक्सटिंक्शन था जिसको हम पर्मियन त्रियासिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं। इस इवेंट का और क्या नाम है? ग्रेट डाइंग। ग्रेट डाइंग क्या है, क्यों है? क्योंकि मोस्ट सिवियर एक्सटिंक्शन इवेंट था ये। इसमें 96% ऑफ ऑल मरीन स्पीसीज और 70% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। यही एक लौता ऐसा एक्सटिंक्शन है जिसमें वी नो एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स का भी एक्सटिंक्शन सिर्फ इसी में हुआ था, जितना हमें अभी तक पता है उस बेसिस पे। ये हुआ कब था? 252 मिलियन ईयर्स अगो, तो बहुत पहले हुआ था। तो हम इस एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके जो सजेस्टेड कॉज हैं उसमें एक रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम सी फ्लोर भी है। तो इसमें जो कॉजेज़ हमारे, एक तो लार्ज मीटियोर इम्पैक्ट्स भी हो सकता है, या मासिव वॉल्केनो इन साइबेरियन ट्रैप हो सकता है, या फिर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। किसके कारण? मीथेन के कारण। तो ये जो हमारे मीथेन हाइड्रेट्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने से ऐसा ही कोई एक्सटिंक्शन हम फियर करते हैं, इसीलिए मीथेन हाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम पे भी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा एक और है सोर्स, वो है लाइव स्टॉक। जो हमारी गाय हैं, बुफेलो हैं, तो यहाँ जो इनकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है उसमें नेचुरली मीथेन निकलती ही है। आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा। गोबर गैस, गोबर गैस, इसी को हम बायोगैस भी बोलते हैं। तो ये गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी जो गैस बनती है उसमें मेजॉरिटी अप टू 70% क्या रहती है? मीथेन ही रहती है, जो गोबर से ही निकलती है, डिकम्पोजिशन से, राइट? तो लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक से भी हमारी मीथेन
निकल रही है। फिर इसके बाद एक राइस कल्टीवेशन भी एक सोर्स है बहुत बड़ा। राइस कल्टीवेशन में बेसिकली होता क्या है, क्योंकि राइस को उगाने के लिए हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए शुरू के दिनों में, तो पानी से डिप रहते हैं पूरे खेत, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो नीचे का ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है, और ये कंडीशन कैसी है, हाइपॉक्सिक बन जाती है। इस कंडीशन में राइस फील्ड से मीथेन एमिट होता है ह्यूज अमाउंट में। तो ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस होती हैं, तो ये एक राइस कल्टीवेशन एक बड़ा सोर्स है हमारे अर्थ में मीथेन का। तो आपको पता होगा बायोमास बर्निंग में कई गैसेस निकलती हैं, मीथेन इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आप एक ऑर्डर भी देख सकते हैं कि किससे ज़्यादा किससे कम निकलता है। तो हमारे जो ह्यूमन सोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर है, फॉसिल फ्यूल है, वेस्ट है, इससे ज़्यादा मीथेन निकल रही है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सोर्सेज। फिर नेचुरल सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा वेटलैंड से निकलती है, फिर टर्माइट से, फिर ओशियन से, या फिर मीथेन हाइड्रेट से। तो ये भी हो गया। और फिर ह्यूमन सोर्स में भी ऑर्डर आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से निकलती है, फॉसिल फ्यूल और वेस्ट से। तो इस तरीके का क्रम तो नहीं आता, बट आपको ये सारे सोर्स मीथेन के पता होने चाहिए। इसके बाद हम देख रहे हैं मीथेन सिंक। मीथेन सिंक का मतलब क्या है, ऐसी सारी जगह जहाँ से मीथेन एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ में जाती है, या फिर सॉइल के अंदर जाती है, या फिर ट्रैप हो जाती है। तो उन सारी कंडीशंस को या उन सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं मीथेन सिंक्स। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मीथेन सिंक्स बनते हैं। तो जो हमारा एक बड़ा मीथेन का सिंक है वो है सॉइल। क्यों, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया मीथेन को यूज़ करता है अपनी एनर्जी सोर्स के तौर पे। तो इसीलिए एक इस बैक्टीरिया के कारण सॉइल एक बड़ा मेजर सिंक बन जाती है। फिर इसके बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो खुद एक नेचुरल सिंक की तरह एक्ट करता है। कैसे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, OH जिसको हम बोलते हैं, वो कई डिफरेंट प्रोसेस के बाद मीथेन से रिएक्ट करते करते CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये भी मीथेन को हटा रहा है एटमॉस्फेयर से, तो इसको भी, एटमॉस्फेयर को भी हम मीथेन सिंक के तौर पे देखेंगे। ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ना, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, जो रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली इसको हम क्लेंसर ऑफ एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट से रिएक्ट कर करके तोड़ देता है उनको एक दूसरे फॉर्म्स में, जो मोर स्टेबल हैं, जो लेस पॉल्यूटेंट वाले हैं, वो इस फॉर्म में चेंज कर देता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लेंसर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोक्सिल रेडिकल को। फिर जो हमारे मीथेन हाइड्रेट्स हैं, जो हम सोर्स के रूप में हमने देखे थे, ये एक सिंक भी हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने मीथेन को ट्रैप करके रखा हुआ है। मीथेन जब तक यहाँ पे ट्रैप्ड है तब तक ये एक सिंक ही है। क्यों, क्योंकि जब ये जिस टाइम पे बने होंगे उस टाइम पे इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन को ट्रैप कर लिया होगा, जो एटमॉस्फेयर से रही होगी। बट डेफिनेटली इनके कब सोर्स बन जाने का खतरा रहता है, वी डू नॉट नो दैट, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे प्लानट वार्म होगा, इनमें से ही कुछ जो हमारे मीथेन हाइड्रेट्स हैं पिघलने लगेंगे, घुलने लगेंगे, और वो चेंज होने लगेंगे वाटर और अलग मीथेन में अलग अलग। उससे होगा क्या, जो मीथेन है वो तो एयर है, वो निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये मीथेन साइकिल का एक चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो सोर्स क्या क्या है। फॉसिल फ्यूल हो गया, फिर फॉरेस्ट के द्वारा हो गया, बर्निंग बायोमास हो गया, लैंडफिल से भी निकलता है। लैंडफिल से क्यों निकलता है, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का। फिर नेचुरल वेटलैंड्स, राइस पैडीज, सॉइल्स में कैसे मिथेनोजेंस हैं, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, तो इन सब चीज़ों से मीथेन निकल के जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। Among the following crops, which one is most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? तो मीथेन का जहाँ पे नाम आ गया, हमको पता है कि राइस, हमने अभी पढ़ा था कि राइस जो कल्टीवेशन है उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन निकलती है। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी यूज़ होता है, जो बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए वेटलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो राइस इसका आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का इस केस में ना भी पता हो तो भी मीथेन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम आगे चलते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स के बारे में क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। तो हमने ये बिल्कुल पढ़ा है कि ये फियर है एक बहुत बड़ा, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीथेन जो हमारी गैस है वो इन डिपॉजिट से निकल के एटमॉस्फेयर में ऐड हो सकती है। फिर है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तो यस, वेरी मच पॉसिबल। फिर आगे चलते हैं, मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। तो हमने ये शुरू में ही देखा था कि 10 से 20 ईयर्स इसकी एज होती है, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद जो हमारी साइकिल है वो है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है, मतलब इसका जो मेजर सोर्स होगा वो रॉक होगी। सो बेसिकली जो हमारा फॉस्फोरस है वो मेजरली कहाँ मिलता है, फॉस्फेट रॉक्स के फॉर्म में मिलता है, और ये फिर रिलीज होके पानी या सॉइल में कैसे जा रहा है या एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारी रॉक्स हैं इनमें वेदरिंग होगी, इरोजन होगा किसी ना किसी तरीके से, माइनिंग होगा तो उससे भी टूटेगा ये रॉक, है ना। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे ये टूटते टूटते जो हमारा फॉस्फोरस है फॉस्फेट के फॉर्म में वो रिवर में एंटर कर जाएगा, और रिवर से बहते 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 कहाँ, ओशियंस में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, इसी कारण ये एक्यूमुलेट होता रहता है कॉन्टिनेंट शेल्फ में। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो प्लेट्स हैं हमारे अर्थ की वो आपस में मूव करती रहती हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कहीं पे आज जहाँ पे सी है उसका एरिया उठ गया और बाकी वाला एरिया समुद्र में आ गया। तो इससे कारण होता क्या है कि कभी भी जब नया लैंड निकल के आएगा उससे ये वापस एक चट्टान के तौर पे एक सोर्स बन जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ चट्टान के फॉर्म में थे, यहाँ से टूटे समुद्र में आए, फिर समुद्र वाला लैंड कुछ साल में उठ गया, पानी इधर चला गया, तो ये सोर्स बन गया, फिर ऐसे जाने लगेगा अगर पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, कोई छोटी प्रोसेस नहीं है इसकी, बट इन जनरल यही प्रोसेस है। अब फॉस्फोरस का रेलेवेंस क्या है। तो फॉस्फोरस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्यों, क्योंकि ये वाटर क्वालिटी भी मेंटेन करता है, और दूसरा जो हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी रूट की ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डायग्राम देख सकते हैं फॉस्फेट साइकिल का, सेडिमेंट्री साइकिल है। ये चट्टान है हमारी, तो कैसे भी वेदरिंग होगी इससे नदी से बह के नीचे आएगा, है ना। कुछ प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे और कुछ जो हमारा ऐसे डिजॉल्व तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। फिर जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये वाला लैंड उड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू दीज, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला नया सोर्स बन जाएगा। अब जिनको ये नहीं पता है कि ये उठता कैसे है लैंड, डिफॉर्म कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, तो ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, अब इसके बारे में चिंता मत करिए। बट मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई भी एरिया है जो वहाँ की जो क्रस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, उसमें चेंजेस आते हैं। कहीं पे जहाँ पे सी था आज वो सी नहीं है। तो इस तरीके के कई एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है एक यूपीएससी का, हम इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक रिमेन द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द साइकिल। तो अभी हमने देखा फॉस्फोरस साइकिल, बाकी इसमें और एग्जांपल देखिए। सल्फ़र हमने अभी नहीं देखी है, तो सल्फ़र आगे देखेंगे। कार्बन देखा था हमने, नाइट्रोजन देखा था, तो ये दोनों तो नहीं थे। तो ये दोनों इतना ही पढ़ के आप अगर जाते, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे भी आप 50-50 पे तो पहुंच ही जाते, अगर कुछ भी ना पता होता तो। अब हम आगे चलेंगे। तो इसके बाद जो हमारी साइकिल है वो है सल्फ़र साइकिल। तो सल्फ़र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, हमने बहुत बार बचपन में इसको सुना है नाम। लेकिन जो सल्फ़र हमारी साइकिल है वो मोस्टली सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि जो इसके मेजर सोर्स हैं वो सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं या चट्टानों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। तो जो हमारे सॉइल के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उन दोनों में हमें सल्फ़र देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कहाँ कहाँ, कोल में, ऑयल में और पीट में। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कहाँ कहाँ, पाइराइट रॉक और सल्फ़र रॉक के फॉर्म में देखने को मिलता है हमको।
और ये फॉर्म कौन सा होता है, या तो सल्फेट्स होंगे या सल्फाइड्स होगा या ऑर्गेनिक सल्फर होगा, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन सल्फर के ही फॉर्म है सारे। तो ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये रिलीज़ कैसे होते हैं एटमॉस्फेयर में या फिर पूरी साइकिल में? या तो वेदरिंग होगी रॉक्स की, या इरोजन होगा, या डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, है ना, या फिर ये जैसे कोल ऑयल पीट है तो इसमें बर्निंग आ जाएगा, तो इससे एटमॉस्फेयर में ऐड होंगे, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र, जो हमारे फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं और सल्फाइड और चल रही है, उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, या सल्फ़र के ऑक्साइड हैं अलग अलग दूसरे। तो ये तो दो फॉर्म में नीचे भी आते हैं, या तो ड्राई डिपोजिशन होता है, मतलब एक पाउडर के तौर पे गिरने लगते हैं डस्ट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, या दूसरा होता है एसिड रेन के फॉर्म में, है ना। तो दो फॉर्म में ये वापस नीचे लैंड में आते हैं, फिर ये प्लांट इनको ले लेते हैं दोबारा, है ना। ये प्लांट यहाँ पे जल रहे हैं, इससे भी सल्फ़र निकल रही है। ये वॉल्केनोस जो बस्ट होता है, इससे भी जो गैसेस निकलती हैं उसमें भी रहती है। जो हमारे ओशियंस हैं उसमें डाई मिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में सल्फ़र मिलती है। तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं किसी अलग अलग फॉर्म में। हम इसको आगे पढ़ के डिटेल में पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये जो हमारी सल्फ़र है एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड हो रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से निकल रही है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल है, डीजल है, पेट्रोल है ना, इससे भी जो इसका कंबशन हो रहा है इससे भी निकल रही है। जो ओशियन की सरफेस है उससे भी निकल रही है डाई मिथाइल सल्फाइड, जो यहाँ पे ओशियन में मिलती है इस फॉर्म में मिलती है डाई मिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में। फिर जो गैसेस रिलीज होती हैं डिकम्पोजिशन में, उससे भी सल्फर निकल ऐड होती है एटमॉस्फेयर में। अभी हमने मीथेन देखी थी, गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन। बट आपको याद रखना होगा कि जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो कोई एक गैस नहीं स्पेसिफिक निकलती है। बहुत बारी ये सारी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और कई गैसेस इससे निकल रही होती हैं। तो भले ही मीथेन एक मेजॉरिटी ऑफ गैस है, बट इसमें भी अलग अलग गैसेस और पाई जाती हैं। जो हमारी एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी किस में चेंज हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो जो हमारी ओशियन वाली ये जो डाई मिथाइल सल्फाइड है, ये क्या है, ऑर्गेनो सल्फर है। ऑर्गेनो सल्फर नाम से जैसे पता चल रहा है, ऐसी सल्फर जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से हमको मिली है। ऑर्गेनिक सोर्सेज कौन कौन से होंगे, मरीन एल्गी हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे जो वाटर में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी डाई मिथाइल सल्फाइड है, ये किसका सोर्स है, मरीन सल्फेट एरोसोल का, जो कि वापस किसका एक सोर्स होता है, कई ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स का। इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड वापस कैसे आती है अर्थ में, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, वीक सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम एसिड रेन जिसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो एसिड रेन के फॉर्म में वापस गिरने लगती है ये। इससे होता क्या है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोरोजन होता है मेटल वाली चीज़ों में, जैसे मेटल का कोई ब्रिज बना है, एसिड रेन हुई तो उसमें कोरोजन बढ़ जाएगा। ऐसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है एसिड रेन का। बट स्टिल एक ड्राई डिपोजिशन भी है, और इसके उसके साथ साथ ही एक वेट वाला है रेन के फॉर्म में। सिमिलरली जैसे ये नीचे गिरती है तो इसको प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं, और प्लांट्स धीमे धीमे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू चेंज करते करते प्रोटीन में, इसके प्रोटीन जो टिश्यू होगा हमारा प्लांट का, उसमें आ जाता है ये। तो उससे क्या होता है, हम या तो एनिमल खाएगा कोई, तो उससे फिर ये सल्फ़र का मॉलिक्यूल एनिमल के पास चल जाएगा। तो इसी तरीके से ये चेंज होता रहेगा, एनिमल फिर जलाया जाएगा तो उससे वो निकलेंगे, है ना, या फिर उसको गाड़ दिया गया है एनिमल को कहीं तो उससे सॉइल में ही ऐड हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रोसेस से ये पूरा एक फ्लो जो हमारी सल्फर साइकिल का है वो चलता रहता है लगातार। तो वही वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो एक्सक्रीशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके थ्रू भी सल्फर ऐड हो जाता है वापस सॉइल में। और डिकम्पोजिशन तो अपनी जगह है ही, जैसे ह्यूमंस में हम लोग को बर्न किया जाता है इंडिया में डेड बॉडीज़ को, तो उससे एयर में भी वो चला जाता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a high content of organic matter in soil drastically
रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो भाई ये हम, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी हो कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारा, है ना, ये इंक्रीज़ करता है कैपेसिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो इसको भी छोड़ दीजिए, जैसे इस पॉइंट में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। तो अभी हमने देखा कि सॉइल भाई बहुत बड़ा अ, जो कहते हैं सोर्स है हमारा सल्फर साइकिल का। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ था तो ये आप गलत स्टेटमेंट कर देते। तो इससे क्या 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 होता आपके पास कि ये दो कट जाते। तो इससे आप 50-50 पे तो एटलीस्ट आ ही जाते, भले कुछ नहीं बनता। इसमें थर्ड स्टेटमेंट दोनों में है तो थर्ड तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप पढ़ लो फिर भी आपको पढ़ना है तो। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये ट्रू है, अगर आपको पता है ये फैक्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते आपको ये फैक्ट भी आगे मिलेगा। जोग्राफी में भी आप ये एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि जब इरिगेशन ह्यूज अमाउंट में होता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण जो हमारे सैल्ट होते हैं नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा 3 ओनली। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट मुझे पता है, मैंने तो पढ़ रखा है, बट आपको भी धीमे धीमे पता चल जाएगा। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी डिकम्पोज्ड हो चुका है या फिर लीफ है ना, और भी कोई चीज़ है, तो वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ ही करता है, डिक्रीज़ कोई नहीं करता ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे आप वही पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको आप पढ़ लीजिए, या फिर नहीं पढ़ना हो तो छोड़ दीजिए। तो हमने अपना बायो जियोकेमिकल साइकिल का चैप्टर फिनिश कर लिया है। जो मेजर मेजर साइकिल्स थी हमने देख ली हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर दूसरे साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे, तो उससे आपको रियलाइजेशन हो गया होगा कि बेसिक लेवल पे आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं पूछता, डिटेल नहीं पूछता। या सोर्स पता होना चाहिए आपको, सिंक पता होना चाहिए, किससे ऐड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। और ऐसी जो साइकिल्स हैं जैसे मीथेन की जो हमारी साइकिल है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से भी ओवरलैप करती है। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पे ज़रूर आएगा यूपीएससी साइकिल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब नए लेक्चर्स आएँ तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।